ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर और अभी नहीं मारने के जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का जवाब आ गया। खामेनेई ने कह दिया कि सरेंडर नहीं, जवाब देंगे, खून बहा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर उनकी बात मान ली होती तो इतने लोग नहीं मरते, इतनी तबाही नहीं मचती। अब वो खामेनेई को गुड लक कहना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या खामेनेई को रास्ते से हटा देगा अमेरिका? अगर ऐसा होता है तो ईरान का क्या होगा? खामेनेई समर्थक आएंगे या फिर नई रजीम की सरकार आएगी? खामेनेई के बाद ईरान का फ्यूचर क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अनकंडीशनल सरेंडर करो, वरना ठिकाना पता है, फिलहाल अभी नहीं मारेंगे। ट्रंप के इस मैसेज का मतलब क्या है? मतलब साफ है, अगर माने नहीं तो ऐसा नहीं कि वो खामेनेई को मार नहीं सकते। ट्रंप के इस संदेश का सीधा मतलब है मान जाओ, नहीं तो जब चाहे तब मार देंगे। ये सच है, अमेरिका इजराइल के लिए खामेनेई को मारना असंभव नहीं है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को एक ही झटके में खत्म कर दिया, उसके बाद अमेरिका की इस धमकी का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि जब इजराइल ने ईरान के टॉप आर्मी लीडरशिप को खत्म किया था, उसी वक्त ये खबर आई थी कि इजराइल खामेनेई को भी मारने वाला था, लेकिन ट्रंप ने अपने वीटो से रोक दिया। लेकिन ईरान झुका नहीं। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि सरेंडर कर दो। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अमेरिका, इजराइल ईरान के साथ किस हद तक जा सकते हैं, उसका खाका वो तैयार कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या खामेनेई सरेंडर कर देंगे? ट्रंप की धमकी के बाद खामेनेई का जो जवाब आया है, उससे ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि खामेनेई ने कह दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान विल नेवर सरेंडर। इजराइल की मिसाइल का जवाब ईरान की मिसाइल देगी और ईरान के लोग अपनी शहादत से देंगे। धमकियां उनको देना जो तुम्हारी धमकियों से डरते हो। ईरानी कौम ने साबित किया है कि वो धमकियों से नहीं डरती। हमारे ऊपर थोपी गई इस जंग का मुकाबला ईरानी मिल्लत पूरी मजबूती से उसी तरह डटकर मुकाबला करेगी जैसे अभी कर रही है। हम हमारे ऊपर थोपी गई शांति के खिलाफ भी उसी ताकत से खड़े रहेंगे। जो भी हमारे ऊपर कुछ भी थोपने की कोशिश करेगा, हम उसके सामने हरगिज सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान और उसकी फौज ने दुश्मन को जो सजा दी है और इस खबीस दुश्मन को जो सजा देने वाले हैं, उसके दुश्मन को बेहद कमजोर कर दिया है। उसके अमेरिकी साथी अब इस जंग में कूदने की बात कर रहे हैं। उसी से इजराइल की कमजोरी और अक्षमता उजागर हो गई है। ईरानी मिल्लत को सरेंडर करने के लिए कहना अक्लमंदी कतई नहीं है। जो दानिशमंद लोग इस इलाके को, ईरान की तारीख को और उसकी आवाम को जानते हैं, वो ऐसा कहने की भूल कभी नहीं करेंगे। हम किसके आगे सरेंडर करेंगे? ईरान सरेंडर करने वाली कौम नहीं है। अब सवाल है कि अगर खामेनेई ने अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया तो क्या होगा? अगर ट्रंप नेतन्याहू ने खामेनेई को मार दिया तो क्या होगा? खामेनेई के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा? क्या ईरान का अगला मुखिया खामेनेई की फैमिली से होगा? खामेनेई ने क्या अपना उत्तराधिकारी तय किया हुआ है? क्या खामेनेई के बाद ईरान में नई सरकार आएगी? खामेनेई ने अमेरिका, इजराइल की बात नहीं मानी और अगर अमेरिका इस जंग में कूद गया तो एक बात तो तय है कि ईरान इसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर ईरान के साथ रूस और चीन की मदद आ जाती है तो ये युद्ध कहां तक जाएगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिलहाल रूस और चीन इस युद्ध में खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। इस स्थिति में ईरान के पास या तो सरेंडर का विकल्प है या युद्ध का। दोनों स्थिति में नुकसान खामेनेई का है। लेकिन अगर अमेरिका, इजराइल खामेनेई को टारगेट करके खत्म कर देते हैं तो ईरान में क्या होगा? इसको समझने से पहले ईरान में खामेनेई की हैसियत को जानना होगा कि खामेनेई है कौन। पूरा नाम है आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई। ईरान के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं खामेनेई। 1939 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशाद में इनका जन्म हुआ। ईरान और इराक के नजफ में इस्लामी तालीम ली और पढ़ाई के दौर से ही ईरान की राजनीति में
सक्रिय रहे। ईरानी क्रांति के नेता रुहुल्लाह खामेनेई के बेहद करीबी माने जाते रहे। ईरान के शाह रजा पहलवी ने इन्हें 3 बार जेल में कैद किया। इस्लामिक क्रांति से पहले 3 साल का निर्वासन झेला। 1980 में खामेनेई पर टेप रिकॉर्डर बम से हमला हुआ। 1981 में अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति चुने गए और 1989 में रुहुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद अली खामेनेई सुप्रीम लीडर बन गए। पिछले 35 सालों से ईरान की सत्ता पर खामेनेई काबिज हैं। अब अगर खामेनेई को अमेरिका इजराइल रास्ते से हटा देते हैं तो ईरान का क्या होगा? खामेनेई का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या कोई खामेनेई के परिवार से ही होगा? अली खामेनेई के परिवार में कुल 6 बच्चे हैं। 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा मुस्तफा है, दूसरा बेटा मुज्तबा, तीसरा बेटा मसूद, चौथा बेटा मैसम, बड़ी बेटी बुशरा और छोटी बेटी हुदा। अगर खामेनेई परिवार से ही कोई उत्तराधिकारी सामने आता है तो इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा की है। ये नाम इसलिए भी सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि पिछले दिनों जब आयतुल्लाह खामेनेई की तबीयत बड़ी नासाज थी तब मीडिया में खबर आई थी कि अली खामेनेई ने अगले सुप्रीम लीडर के रूप में अपने बेटे मुज्तबा को चुन लिया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। मुज्तबा खामेनेई अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। खामेनेई के सबसे बड़े दावेदार हैं। मुज्तबा की उम्र 56 साल है। IRGC से इनके रिश्ते अच्छे हैं। मजहबी संगठनों से भी रिश्ते अच्छे हैं। ईरान इराक वॉर में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी और पर्दे के पीछे का पावरफुल चेहरा माने जाते हैं। लेकिन अगर अमेरिका इजराइल खामेनेई को हटा देते हैं तो मुज्तबा के लिए ईरान का सुप्रीम लीडर बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि खामेनेई और उसके परिवार को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि जो हाल सद्दाम हुसैन का हुआ वैसा ही खामेनेई का करेंगे। याद कीजिए अमेरिका ने सद्दाम के साथ क्या किया था। अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के आरोप में इराक पर अटैक किया था। साल 2003 में सद्दाम के शासन को खत्म कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चला और 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई। जंग के दौरान ही सद्दाम के 2 बेटों उदय और कुसे की हत्या कर दी गई। सद्दाम की पत्नी साजिदा तलफाह को अपने करीबियों और रिश्तेदारों के साथ इराक से भागना पड़ा। सद्दाम की बेटी रगद समेत 59 लोगों को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। I think any American intervention would be a recipe for an all-out. मुझे लगता है कि अगर इस संघर्ष में अमेरिका दखल देता है तो फिर पूरे इलाके में ऑल आउट वॉर छिड़ जाएगा और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। हमें विश्वास है कि हमारे अरब देश जहां अमेरिकी अड्डे हैं वो अपने देश की सरजमी को अपने एक मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे। उनको पता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो इजराइल और उनके साथी बेहद खुश होंगे। हम चीन और रूस समेत सभी देशों के साथ संपर्क में हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस अवैध आक्रमण के खिलाफ पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इकट्ठा कर सकें और सबके साथ मिलकर एकजुटता से जवाब दे सकें। Unified response against this act of aggression. अमेरिका इजराइल को लगता है कि खामेनेई जब तक ईरान की सत्ता में रहेंगे तब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक पाना संभव नहीं है। इसीलिए अमेरिका इजराइल ने खामेनेई को हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। अमेरिका इजराइल चाहते हैं कि ईरान में नई रिजीम आए जो कट्टर ना हो बल्कि जैसा वो कहें वैसा करे। ईरान में खामेनेई के खिलाफ 3 ग्रुप पहले से ही तैयार हैं, जिसमें एक है मुजाहिदीन खल्क या पीपुल्स मुजाहिदीन। पीपुल्स मुजाहिदीन, जिसे मुजाहिदीन खल्क या पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में एक इस्लामिस्ट मार्क्सवादी छात्र मिलिशिया के तौर पर हुई थी। इसने 1979 की ईरानी क्रांति के दौरान शाह की सरकार गिराने में बड़ा रोल निभाया था। MEK के गुरिल्ला झड़प ने खुमैनी के लौटने का बनाया रास्ता। MEK ने शाह के पुलिस के कई जवानों को मार डाला था और इसी ग्रुप ने अमेरिकी स्वामित्व वाले होटलों, एयरलाइंस और तेल कंपनियों को निशाना बनाया। ईरान में 6 अमेरिकियों की मौत के लिए जिम्मेदार था। इसी वजह से निर्वासित आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामेनेई की वापसी हुई थी। बाद में खामेनेई को लगने लगा कि MEK खतरा बन सकता है, इसलिए खामेनेई ने MEK को रास्ते से ही हटा दिया। MEK से अमेरिका की पुरानी नाराजगी है। ऐसे में ईरान में दोबारा इसकी एंट्री मुश्किल लगती है।
दूसरा समूह है ग्रीन मूवमेंट। 2009 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान ग्रीन मूवमेंट ग्रुप उभरा था। ये कट्टरपंथी महमूद अहमदी नेजाद के धोखाधड़ी से दोबारा चुने जाने के साथ खत्म भी हो गया। ग्रीन मूवमेंट बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों और सविनय अवज्ञा के साथ 14 फरवरी 2010 तक तेजी से आगे बढ़ता रहा। तब उभरती अरब क्रांतियों के समर्थन में रैली आयोजित करने के इसके प्रयासों को क्रूरता से दबा दिया गया। अगर खामेनेई की सत्ता जाती है तो सबसे ज्यादा तीसरे विकल्प पूर्व शाह के बेटे और उनके समर्थक की संभावना बनती है। 1979 की क्रांति के दौरान देश छोड़कर भागे राजतंत्रवादी ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी अभी अमेरिका में रहते हैं और सैद्धांतिक रूप से अपने पिता की गद्दी वापस पाने के लिए ईरान लौट सकते हैं। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद इजराइल के साथ अच्छे संबंध होने की इन्होंने उम्मीद भी जताई थी। पहलवी खामेनेई शासन के घोर विरोधी हैं। जमहूरी इस्लामी به پایان خود रसीदे و در حال سقوط است. इस्लामिक जमहूरियत अब अपने खात्मे के करीब पहुंच गई है। इसका शिराजा बिखर रहा है। खामनेई एक डरे हुए चूहे की तरह जमीन के नीचे छिप गया है। हालात अब उसके काबू में नहीं रहे। ये जो आगाज हुआ है उसको अंजाम तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। हमारा मुस्तकबिल बेहद रोशन है और हम सब साथ मिलकर तारीख के इस बेहद खतरनाक मोड़ से बचकर निकलेंगे। इन मुश्किल दिनों में मेरा दिल उन सभी लोगों के साथ है जो मुसीबतें झेल रहे हैं। मेरी उन सभी लोगों के साथ हमदर्दी है जो खामेनेई के जुल्म और सितम के शिकार हुए हैं। मैं पिछले कई बरस से अपने मादरे वतन को जंग की आग में झुलसने से रोकने की कोशिश करता रहा हूं। इस्लामिक जमहूरियत का खात्मा असल में ईरानी कौम के खिलाफ 46 साल से चल रही जंग का अंत है। इस हुकूमत का जुल्म ढाने वाला ढांचा अब ढह रहा है। अब इस बुरे ख्वाब को खत्म करने के लिए पूरे मुल्क में बगावत की चिंगारी भड़काने की जरूरत है। ये वक्त उठ खड़े होने का है। ये समय ईरान का मुस्तकबिल फिर से अपने हाथों में लेने का है। اکنون زمان ایستادن است. زمان بازپسگیری ایران. इजराइल और ईरान के बीच जंग और तेज हो गई है। ईरान जहां अपने सुपरसोनिक मिसाइल फतेह से इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है, तो वहीं इजराइल अपने मकसद तक पहुंचने के लिए सटीक टारगेट कर रहा है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का आखिर असली मकसद क्या है? इजराइल इस जंग के जरिए क्या चाह रहा है, क्या हासिल करना चाहता है? इजराइल का न्यूक्लियर फ्री प्लान क्या है? हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान का जंग ऐलान, बड़ा बारूदी घमासान। क्या इजराइल पर फतह कर पाएगा ईरान? तेहरान पर गरज रहे फाइटर जेट, क्या है इजराइल का आखिरी टारगेट? इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन इस बारूद जंग ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हैदर के नाम पर जंग शुरू हो चुका है और अब ईरान कोई रहम नहीं करने जा रहा है। हम यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के इस पोस्ट के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। तेल अवीव और हाइफा समेत इजराइल के अलग अलग शहरों में एक के बाद एक 25 मिसाइलें दागी। तेल अवीव में आसमान से रात भर मिसाइलें गिरती रहीं। जवाबी हमले में इजराइल ने ईरान के तेहरान में भी भारी बमबारी की है। ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने तेहरान के पास ऑयल रिफाइनरी, तेल डिपो समेत अहम परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। 40 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारी बमबारी में करीब 600 लोग मारे गए और 1500 के करीब लोग घायल हो गए। इजरायली सेना के मुताबिक उसका तेहरान के हवाई क्षेत्र पर कंट्रोल है और वो लगातार तेहरान पर हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों से अटैक किया।
तेल अवीव को निशाना बनाकर रात भर मिसाइलें दागते रहे। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल में हवा में ही मार गिराया। इसके बावजूद कई मिसाइलों के टारगेट पर आने से भारी तबाही हुई। इजराइल पर किए गए मिसाइल अटैक को ईरान की सेना ने महज एक चेतावनी बताया है। इसके बाद अब घातक प्रहार होगा। इसके साथ ही ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तेल अवीव के एक हिस्से को खाली करने की चेतावनी दी है। हमने जो अब तक हमले किए हैं वो महज चेतावनी और डराने के लिए किए हैं। बहुत जल्दी हम उनको दंड देने वाली कार्रवाई करेंगे। इसलिए तेल अवीव और हाइफा के रहने वालों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं, वो अपनी हिफाजत के लिए इन शहरों से बाहर चले जाएं। आप सबसे गुजारिश है कि आप नेतन्याहू की जंगली ख्वाहिशों का शिकार न बने। अब आपको बताते हैं ईरान ने जिस फतेह मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया वो क्यों खास है। यह मिसाइल मैक 13 और मैक 15 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट पर हमला कर सकता है। ध्वनि की गति से 5 गुना इसकी रफ्तार है। फतेह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, जिसे 2000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाने की उम्मीद है। फतेह मिसाइल के सिस्टम में एक मोबाइल नोजल है जो ऑपरेटर को मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री में हेरफेर करने और इसे अलग अलग दिशाओं में मोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये लॉन्चिंग के दौरान हवा में अपनी गति भी बदल सकता है। ये बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे की ओर जा सकता है। इसके साथ ही ये मिसाइल रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। ईरान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से बैलिस्टिक मिसाइलों की एक सीरीज विकसित की थी। इनमें फतेह सीरीज के भीतर कई छोटी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। फतेह 1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह 1400 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। फतेह 2 फतेह 1 का ही एडवांस वर्जन है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। सेजिल ईरान का बेहद अहम मिसाइल है। ये 17000 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता रखता है और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ईरान का खैबर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और यह 2500 किलोमीटर तक टारगेट को भेज सकता है। शहाब 3 ईरान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। जंग के बीच यरूशलेम में अमेरिका ने 3 दिनों के लिए अपना दूतावास बंद कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास 18 जून से 20 जून तक बंद रहेगा। इसमें यरूशलेम और तेल अवीव में वाणिज्य दूतावास भी शामिल है। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए इजराइल भी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल किसी भी हाल में ईरान को कमजोर करना चाहता है। यही वजह है कि इजराइल लगातार ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। इजराइल ने पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, मिसाइल अड्डों समेत मिलिट्री बेस को बर्बाद किया, ऑयल रिफाइनरी, तेल डिपो और न्यूक्लियर बेस को निशाना बना रहा है। अब सवाल है कि इजराइल ईरान को क्यों टारगेट कर रहा है। इजराइल का ईरान पर हमले के पीछे का असली मकसद क्या है, वो कैसे इस प्लान पर आगे बढ़ रहा है। ईरान में चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को इजराइल और अमेरिका बहुत बड़ा थ्रेट मानता है और किसी भी कीमत पर उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को रोकना चाहता है। इजराइल और अमेरिका चाहता है किसी भी हाल में ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। इजराइल को न्यूक्लियर फ्री करने के लिए इजराइल अमेरिका की मदद से 3 प्लान पर काम कर रहा है। इजराइल का पहला प्लान है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करना, जिसमें वो काफी हद तक सफल हो चुका है। दूसरा प्लान है न्यूक्लियर साइट्स को हिट करना, जिस पर भी अभी इजराइल का एक्शन जारी है। और तीसरा प्लान है न्यूक्लियर कमांड फैसिलिटी को तोड़ना। इस पर भी अभी पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है। इजराइल ने 12 जून को ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के तहत ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल अटैक किया। मकसद था ईरान के न्यूक्लियर बेस को तबाह करना, चाहे वो ईरान का सबसे बड़ा नंतांज न्यूक्लियर साइट हो या सबसे सुरक्षित फोर्डो न्यूक्लियर बेस। इजराइल इन न्यूक्लियर प्लांट को लगातार निशाना बना रहा है। कल रात वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सटीक खुफिया गाइडेंस की मदद से तेहरान पर हमलों का एक और सिलसिला पूरा किया। इस व्यापक हमले में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। हमारा ये हमला करीब 3 घंटे तक चला और इसमें 3 बार हमला किया गया। ऑपरेशन के दौरान हमने
सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाया, जिनका मकसद ईरान की हुकूमत को यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने में मदद करना था। हमारा कल रात का ऑपरेशन इससे पहले के अभियानों की अगली कड़ी था, जिसका लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के पहले प्लान में इजराइल काफी हद तक सफल हो चुका है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को चलाने वाले ब्रेन को ही रास्ते से हटा चुका है। इजराइल के स्ट्राइक में अब तक 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट मारे गए ज्यादातर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह के स्टूडेंट थे। मोहसिन फखरीजादेह को फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहा जाता है। 2020 में इजराइल ने मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी थी। 13 जून को मारे गए साइंटिस्ट में 2 बड़े साइंटिस्ट भी थे। मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरडो अब्बासी टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे।